हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे बच्चों, हमने पिछले कल हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। इस लेसन के पहले भाग के वीडियो में हमने 3 मेन टॉपिक्स डिस्कस किए थे, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण और क्रांतियों का युग। तो आज हम इस लेसन के सेकंड और लास्ट पार्ट के वीडियो में पढ़ेंगे जर्मनी और इटली का निर्माण, राष्ट्र की दृश्य कल्पना और राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बारे में। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस लेसन के दूसरे भाग के वीडियो में आज हम पढ़ेंगे जर्मनी और इटली का निर्माण, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, राष्ट्र की दृश्य कल्पना, विजुअलाइजिंग द नेशन, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। इस लेसन के पहले भाग के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, तो आज हम जो क्वेश्चंस कवर करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट और 5th पार्ट, और साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जर्मनी और इटली के निर्माण की। तो इसमें भी हम सबसे पहले जर्मनी की बात करते हैं कि किस प्रकार से जर्मनी में राष्ट्रवादी लहर जो थी वो तेज होती गई और किन किन चरणों से होते हुए राष्ट्रवाद की जो प्रक्रिया थी वो आगे बढ़ती गई और जर्मन जो था वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बनके उभरा। इसमें क्वेश्चन बनता है कि जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण कौन से हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसकी प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण इस प्रकार हैं, मतलब इसके स्वतंत्र राष्ट्र बनने के चरण इस प्रकार हैं। नंबर 1, जर्मनी एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। नंबर 2, संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। नंबर 3, जर्मन लोगों में 1848 ईस्वी से ही राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई थी। इसमें यहाँ के मध्यम वर्ग का योगदान अधिक है। नंबर 4, उदारवादी विचारधारा के लोगों ने राजशाही और फौजों का कड़ा मुकाबला किया, जिसमें वे सफल भी हुए। नंबर 5, इस प्रक्रिया में प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया या पूर्ण सहयोग दिया। नंबर 6, प्रशा ने इस राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उसे नया स्वरूप और नई दिशा प्रदान की। नंबर 7, इस प्रक्रिया के जनक प्रशा के प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क थे। इसमें उन्होंने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद की। नंबर 8, इस प्रक्रिया में प्रशा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से भी युद्ध किए तथा सफलता प्राप्त की। नंबर 9, 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में प्रशा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, जिससे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया और अधिक सरल हो गई। नंबर 10, वर्साय के महल के शीश महल, जिसे हॉल ऑफ मिरर्स, शीशे का महल में जर्मन राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने जर्मन सम्राट काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नवीन जर्मन साम्राज्य निर्माण की महत्वपूर्ण घोषणा की। नंबर 11, इस प्रकार जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हुआ। नंबर 12, इस प्रक्रिया में प्रशा राज्य एक प्रमुख शक्ति का केंद्र बना। The important stages of process of unification of Germany are as follows. Number 1, during the demand of Germany unification, principles like constitution, freedom of press and freedom to form organizations developed. Number 2, the background of establishing parliamentary system began to be prepared. Number 3, national feeling was awakened in German people from 1848 AD. The middle class here contributes more to this. Number 4, people of liberal ideology fought fiercely against the monarchy and the military, in which they also succeeded. Number 5,
In this process, the big landowners of Prussia also gave their full support. Number 6. Prussia took over the leadership of this national integration movement and gave it a new look and a new direction. Number 7. The Prime Minister of the administration was Otto von Bismarck, the father of this process. In this, he helped Prussia's army and bureaucracy. Number 8. In this process, Prussia also fought with Austria, Denmark, and France and achieved success. Number 9. On 18 January 1871 AD, Kaiser William I, the King of Prussia, was declared Emperor of Germany in Versailles. The process of unification of Germany was further simplified. Number 10. At the Sheesh Mahal, Hall of Mirrors of the Palace of Versailles, the German princes, representatives of the army, and the chief minister Bismarck made an important announcement for the creation of the new German Empire under the leadership of the German Emperor Kaiser William I. Thus, the German nation was united. Number 12. In this process, the state of power became the center of a major power. तो अब हम बात करते हैं इटली के निर्माण की। तो जर्मनी की तरह इटली भी अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में जो इटली था वो 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से एक सार्डिनिया और पिडमोंट, इनमें इटालियन राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था और मध्य इलाकों पर पोप का शासन था। ये दो मैप जो हैं ये इटली के यूनिफिकेशन से पहले का मैप है, उसके एकीकरण से पहले का मैप है, और ये इटली के राष्ट्रीय मतलब उसमें यूनिफिकेशन के बाद का मैप है। इस समय इटली जो था ये एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था। तो इसको स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में क्रांतिकारियों ने एक अहम रोल निभाया है, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इटली को आजाद कराने में जिन लोगों का भरपूर योगदान था उनमें एक थे काउंट कैमिलो दे कैवोर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, आप लोग इसके नोट्स भी साथ में बनाते रहें। इससे पहले हमने पिछले भाग के वीडियो में पढ़ा था जुसेपे मैत्सनी के बारे में। वो भी इटली के ही एक क्रांतिकारी थे और जिनेवा में उनका जन्म हुआ था, तो उन्होंने भी इटली को आजाद कराने में, स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में अपना भरपूर योगदान दिया था। तो आज हम बात करेंगे काउंट कैमिलो दे कैवोर की। काउंट कैमिलो दे कैवोर इटली में मंत्री प्रमुख था, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। वैचारिक तौर पर ना तो वह क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। अतः इटली के सम्राट विक्टर इमैनुअल ने उसे 1852 को सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री बना दिया। उसने यहाँ पर आर्थिक, शैक्षिक, कृषि के विकास के लिए कार्य किए तथा सेना में सुधार किया। उसने फ्रांस और सार्डिनिया पिडमोंट के बीच एक कूटनीतिक संधि की। अपनी इन कूटनीतिक चालों के कारण उसने इटली की समस्याओं की तरफ यूरोपीय देशों का ध्यान आकर्षित किया। 6 जून 1861 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। फिर भी वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, जिनके कारण 18 फरवरी 1861 में इटली की संसद ने विक्टर इमैनुअल को इटली का सम्राट घोषित किया तथा इटली का एकीकरण संभव हुआ। सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। काउंट कैमिलो दे कैवोर। Count Camillo de Cavour was the ministerial head of Italy who led the movement to integrate the territories of Italy. Ideally, he was neither a revolutionary nor a believer of democracy. Like many rich and educated
members of the Italian elite. He spoke French far better than the Italian language. Therefore, Emperor Victor Emmanuel of Italy made him Prime Minister of Sardinia, Piedmont in 1852. He worked here for the development of economic, educational, agriculture, and reformed the army. He entered into a diplomatic treaty between France and Sardinia, Piedmont. Due to his diplomatic moves, he attracted the attention of European countries towards the problems of Italy. He died on 6 June 1861 AD. Nevertheless, he was successful in achieving his objectives, due to which on February 1861, the Italian parliament declared the Victor Emmanuel as Emperor of Italy, and the unification of the Italy was possible. Sardinia Piedmont managed to defeat Austrian forces in 1859. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राष्ट्र की दृश्य कल्पना, विजुअलाइजिंग द नेशन। 18वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण किया। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे कि वो कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी वेश में प्रस्तुत किया गया और व्यक्ति का, किसी राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वो असल जीवन में कोई खास महिला थी ही नहीं। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का एक मात्र प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। जैसे हमारे यहाँ भी हमारा जो भारत देश है, हम भी अपने भारत देश को भारत माता कहकर बुलाते हैं, उसे हम एक नारी के रूप में उसकी पूजा करते हैं। जब भारत गुलाम था तो हम भारत माता को बेड़ियों में जकड़ा हुआ हमें दिखाया जाता था कि किस तरह से भारत माता गुलाम बनी हुई है, अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ी हुई है, जिससे लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना जो है वो बढ़ जाए। और ठीक ऐसे ही दूसरे राष्ट्रों में भी अपने अपने राष्ट्रों को नारी रूप में चित्रित किया गया। फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया। इनमें मरियान और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो मरियान कौन थी? यह लोकप्रिय ईसाई नाम है, अतः फ्रांस ने अपनी स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। यह छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। आप यहाँ देख रहे हैं इस नारी को लाल टोपी पहनाई गई है, कलगी लगाई गई है और साथ में ये तिरंगा झंडा आप इसके हाथ में देख रहे हैं। मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वो उससे अपना तालमेल स्थापित कर सके। मरियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई थी। During the French Revolution, artists used feminine symbols to express ideas such as freedom, justice, and republic, among which Marianne and Germania are highly famous. Marianne, this is a popular Christian name, therefore France gave this name to its female symbol of independence. This image was a symbol of the idea of a mass nation. Its symbols were red cap, tricolor, and crested, symbol of freedom and republic. Marianne, the statues were installed at public squares and other important places so that the public would remember the national symbol of national unity and established its identity. The image of Marianne was inscribed on coins and postage stamps. नेक्स्ट है जर्मेनिया। जर्मेनिया कौन थी? यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में वह बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है। चाक्षुष अभिव्यक्ति हुआ कि अगर प्रत्यक्ष इस चित्र को देखा जाए तो इसने क्या पहना हुआ है? बलूत वृक्ष का जो पत्ते हैं उनका मुकुट इसने पहना हुआ है।
क्योंकि जर्मन में बलूत वीरता का प्रतीक है। उसने हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर यह लिखा हुआ है, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। इस प्रकार जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र की प्रतीक बनकर उभरी एक नारी की छवि थी। वास्तव में ये नारियां नहीं थी, ये एक नारी का रूप था, नारी की एक छवि थी। Germania. It was the feminine metaphor of the German nation. She wears oak tree leaves in visual expressions because in Germany oak is a symbol of bravery. The sword he held in his hand reads, the German sword protects the German Rhine. Germania was thus a feminine image that emerged as a symbol of freedom, justice and republic in Germania. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। ये 1.5 क्वेश्चन नंबर है। तो राष्ट्रवादी संघर्षों के वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया। इसके बावजूद उन्होंने असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित उन्हें रखा गया था। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। The role of women in nationalist conflicts. A large number of women had participated actively in the years of nationalist conflicts. Women established their political organizations, started newspapers, and participated in political meetings and demonstrations. Despite this, they were denied the franchise during the assembly election. When the Frankfurt Parliament Assembly was held at St. Paul's Church, women were allowed to stand in the spectator gallery only as observer. अब हम बात करेंगे ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के इतिहास के बारे में। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का उदय जो था वो यूरोप की तुलना में बिल्कुल ही अलग था, बिल्कुल भिन्न था। तो ये किस प्रकार किन बातों में भिन्न था, इसके बारे में हम जानेंगे। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा हुआ। इसमें किसी प्रकार की रक्त रंजित क्रांति नहीं हुई। रक्त रंजित मतलब खून खराबा। अतः इस प्रक्रिया को आमतौर पर हम रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यह प्रक्रिया इस प्रकार है। नंबर 1, 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रितानी एक राष्ट्र नहीं था। ब्रितानी द्वीप समूह में अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या आयरिश पहचान वाले नृजातीय समूह रहते थे, जिनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। यहाँ पे नृजातीय शब्द यूज हुआ है। नृजातीय से क्या अभिप्राय है? नृजातीय समूह एक ऐसा समुदाय होता है जो एक साझी नस्ल, जनजातीय या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को अपनी पहचान मानता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई कबीला है, कोई समूह है या कोई समुदाय है जो जिनमें रहने वाले लोगों के लिए एक जैसे रूल होते हैं। कोई एक रूल जो है उस कबीले के सभी लोगों को फॉलो करना होता है, उन्हें हम नृजातीय समूह कहते हैं। नंबर 2, इसमें आंग्ल राष्ट्र ने अपनी धन दौलत, अहमियत और सत्ता के बल पर अन्य द्वीप समूह के राष्ट्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करना आरंभ किया। नंबर 3, 1688 ईस्वी में एक लंबे संघर्ष के माध्यम से राजतंत्र की समस्त शक्ति आंग्ल संसद के अधीन आ गई और एक राष्ट्र का निर्माण किया गया जिसका केंद्र इंग्लैंड था। नंबर 4, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। इसी के माध्यम से स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का प्रभुत्व स्थापित हो गया। नंबर 5, स्कॉटलैंड में ब्रितानी पहचान का विकास करने के लिए यहाँ की संस्कृति व राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध ढंग से नष्ट किया गया। नंबर 6, आयरलैंड में भी ऐसा किया गया और वहां पर अंग्रेजों ने धार्मिक मतभेद को हथियार बनाया। आयरलैंड में कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट दो धार्मिक गुट थे। अंग्रेजों ने प्रोटेस्टेंटों की मदद करके कैथोलिकों को दबाया। नंबर 7,
1798 ईस्वी में वोल्फ टोन और उसके यूनाइटेड आयरिशमैन नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ उसे दबा दिया गया और आइलैंड को यूनाइटेड किंगडम का भाग बना लिया गया। नंबर 8, ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण करके इसके राष्ट्रीय प्रतीक को यूनियन जैक, जो कि ब्रिटेन का झंडा है, और गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान है, को संपूर्ण यूनाइटेड किंगडम में प्रचारित व प्रसारित किया गया। How was the history of nationalism in Britain unlike the rest of Europe? In Britain, nationalism developed through a long constitutional process. There was no bloody revolution in this. Therefore, this process is also commonly known as the bloodless revolution. This process is as follows. Number 1. British was not a nation before the 18th century. The British Isles lived with ethnic groups of British, Welsh, Scotch or Irish identity who had their own specific culture and political traditions. Number 2. In these, the Anglo nation began to establish its influence over the other island nations on the strength of its wealth, importance and power. Number 3. In 1688, through a long struggle, all the power of the monarchy came under the Anglo Parliament and a nation was formed with England as its center. Number 4. The United Kingdom of Great Britain was formed from the Act of Union between England and Scotland. It was through this that England's dominance over Scotland became established. Number 5. In order to develop a British identity in Scotland, its culture and political institutions were systematically destroyed. Number 6. This was also done in Ireland, and here the British weaponized religious differences. In Ireland, there were two religious groups, Catholic and Protestant. The British suppressed the Catholics by helping the Protestants. Number 7. In 1798, the rebellion under Wolfe Tone and his United Irishmen leadership was suppressed and Ireland was made a part of the United Kingdom. Number 8. The creation of the British nation was promoted and propagated throughout the United Kingdom by its national symbols, the Union Jack, this is national flag of Britain, and the God Save Our Noble King, this is national anthem of Britain. इसके बाद हमारा तीसरा मेन टॉपिक था राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो इसमें हम जानेंगे बल्कन राज्यों के बारे में, बल्कन राज्यों के इतिहास के बारे में। इसमें आप देख रहे हैं इस मैप में जो ऑरेंज कलर में जो स्टेट्स आपको दिखाई दे रही है, जैसे रोमानिया है, सर्बिया है, या फिर मोंटेग्रो है, ग्रीस है, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। जो बाल्कन स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। और जो ग्रीन वाला एरिया आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑटोमन एम्पायर का है, ये पूरा एरिया जो है ऑटोमन एम्पायर का है। इसमें कई राष्ट्र अभी भी ऐसे हैं जो स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बन पाए हैं अभी तक। और ये जो बाल्कन स्टेट्स थे ये भी ऑटोमन साम्राज्य का ही हिस्सा थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये स्वतंत्र होती गई। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव। 1871 ईस्वी के बाद बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्योंकि इसे हम पॉइंट्स में लेंगे। नंबर 1, इस क्षेत्र की अपनी भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। नंबर 2, इस क्षेत्र में आधुनिक यूनान, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो आदि देश थे जहां पर स्लाव भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। ये सभी तुर्कों से भिन्न थे। नंबर 3,
जब स्लाव राष्ट्रीय समूहों में स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो तनाव की स्थिति और भी भयंकर हो गई। नंबर 4, इस कारण इन राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा और हथियारों की होड़ सी लग गई। इसने स्थिति को और गंभीर बना दिया। नंबर 5, यूरोपीय देश जिसमें कि रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि आते हैं, भी इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे ताकि काला सागर से होने वाले व्यापार और व्यापारिक मार्ग पर उनका नियंत्रण हो। उपरोक्त कारणों से इस क्षेत्र में यूरोपीय देशों और इन राज्यों में आपस में कई युद्ध हुए, जिसका अंतिम परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। Nationalist tensions in the Balkans. After 1871, nationalism emerged in the Balkan region because, number 1, the region had its own geographical and ethnic differences. Number 2, the region included modern Greece, Romania, Bulgaria, Albania, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia, Montenegro, etc., where the Slavic-speaking people lived. All these were different from Turks. Number 3, when independence and nationalism developed in Slavic national groups, the situation of tension became even more terrible. Number 4, due to this, there was mutual competitions in these states. This made the situation more serious. Number 5, European countries such as Russia, Germany, England, Austria, Hungary also wanted to establish their control over this region so that they could control the trade and trade routes from the Black Sea. Due to the above reasons, there were many wars in this region between European countries and these states, the final results of which was the result of the First World War. तो प्यारे बच्चों, आपने वीडियो में देखा कि यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना जो थी वो उग्र रूप ले चुकी थी और धीरे धीरे करके एक एक राष्ट्र जो था वो स्वतंत्र होता गया। जहां कभी पहले वो किसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, किसी हैब्सबर्ग का हिस्सा हुआ करता था, आज वो राष्ट्र जो है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका है। आप देखेंगे यूरोप के जो लगभग सभी देश हैं, आज वो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। हालांकि ये स्वतंत्रता हासिल करना इतना आसान नहीं था। आपने पिछले वीडियो में भी देखा, इस वीडियो में भी आपने पढ़ा कि इस स्वतंत्रता को हासिल करने में उन्हें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी, कई बलिदान दिए, लेकिन हार नहीं मानी। अंततः जीत उनकी हुई और उन्होंने अपने राष्ट्र को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। तो इस भाग के वीडियो के साथ हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय समाप्त होता है। कल हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।